नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्द्रता के बारे में। हम देखेंगे आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में आर्द्रता के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो आइए देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता दरअसल वायुमंडल में मौजूद गैसीय रूप में जल की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प हम लोग कहते हैं। तो हवा में गैसीय रूप में मौजूद जल की मात्रा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब आर्द्रता को मापन जो किया जाता है वो हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। वो लोग आप वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो इस आर्द्रता के स्रोत क्या हैं, वायुमंडल में जो आर्द्रता पहुंचती है उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं जिनके जरिए वो पहुंचती है। तो स्रोतों की अगर जो हम बात करेंगे तो जैसे होता है स्रोत, इसके मुख्य रूप से देखेंगे तो एक होता है जलराशियों से वाष्पीकरण, मतलब जैसे कोई सागर है, कोई नदी है, झील है, झरना है, मतलब कोई जलराशि, तालाब, नदी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जो उस क्षेत्र से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है तो वो जलवाष्प पहुँचती। दूसरा है कि मिट्टी एवं वनस्पतियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा भी ये वायुमंडल में आर्द्रता पहुँचती है। मिट्टी से आप लोग, मिट्टी से गीली मिट्टी वगैरह होती है, और जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन पढ़ते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी निकलता रहता है, तो वो भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से वनस्पति और मिट्टी से भी ये क्या होता है कि मिट्टी हो, वनस्पतियों से भी ये वायुमंडल में आर्द्रता पहुँचती है। अब इस आर्द्रता को, जो आर्द्रता पहुँचती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। तो आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर जो हम बात करेंगे तो उसमें आएगा जल थल का वितरण, मतलब कोई जल है, थल है, मतलब अगर जो हम बात करें तो अगर जो हम बात करें ग्लोब में हम लोग देखें तो हम लोग ये देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो हमें कहीं पर सागर दिखते हैं, कहीं पर स्थल दिखते हैं। तो आप ही बताइए कि सागरों के में ज़्यादा आर्द्रता रहेगी या स्थल वाले क्षेत्रों में। तो स्वाभाविक सी बात है, पानी का क्षेत्र जो है वो सागरों के पास ज़्यादा है, और सागर में पानी है तो यहाँ पर सीधी बात है कि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होगी, यहाँ पर जलवाष्प वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो सागरों से क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जलवाष्प जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो बाकी अगर जो हम देखेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जलराशियों से स्थल से उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं जल और स्थल का जो वितरण है वो किसको प्रभावित करता है, वो करता है जलवाष्प को। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल में ज़्यादा और स्थल पे कम, इस वजह से ये भी एक तरीके से कह सकते हैं जल और थल का वितरण। दूसरा, सूर्य का आपतन कोण। अब सूर्य का आपतन कोण, मान लीजिए सूरज इस समय करीब करीब अगर जो हम बात करेंगे तो मकर रेखा से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो करीब मान लेते हैं करीब 16-17 डिग्री के आसपास साउथ में होगा, इसमें सूरज मान लेते हैं 16 के आसपास। तो यहाँ पर अगर जो होगा तो इस क्षेत्र में सूरज की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो इस क्षेत्र में वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। लेकिन उसकी तुलना में जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध में इस समय देखेंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता नहीं, टेम्परेचर ना बढ़ने की वजह से जो जल है वो भाप के रूप में नहीं बदल पाता है। तो ये क्या कारण हो गया। तो सूर्य का आपतन कोण जहाँ पर जैसे पड़ेगा वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का आपतन कोण भी जो है जलवाष्प को प्रभावित करता है। प्रचलित पवनें जो हम लोग जानते हैं, प्रचलित पवनें जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड वगैरह जो चलती हैं, तो प्रचलित पवनें वगैरह जो हम लोग हैं तो वो भी क्या करती हैं, अपने साथ में जलवाष्प को लेकर चलती हैं। तो जहाँ से जिस क्षेत्र में चलेंगी वहाँ की जलवाष्प को अपने साथ लेकर के चलेंगी। तो प्रचलित पवनें जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, जलवाष्प को प्रभावित करती हैं। दूसरा है ऊंचाई। जिस तरीके से हम लोग ऊंचाई के साथ में जाते हैं, जैसे ऊंचाई पर जिस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो ऊंचाई पर क्या होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो घटता जाता है। जैसे टेम्परेचर घटेगा तो ऊंचाई के साथ में हम लोग जानते हैं आर्द्रता की में कमी आती, क्योंकि स्रोत जो जल का है वो नीचे से है, तो नीचे से ऊपर की ओर हम देखेंगे तो जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे आर्द्रता कम हो जाएगी। हालांकि इसको हम कारक के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन इससे भी क्या होती है, आर्द्रता प्रभावित होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वनस्पति आवरण। जिस क्षेत्र में वनस्पतियों का आवरण ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें जैसे हम लोग की ये अमेजॉन के वर्षा वनों को हम ले लें, तो अमेजॉन के वर्षा वनों में देखेंगे तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर इस वजह से वायुमंडल में आर्द्रता भी बढ़ती है। तो अगर जो फॉरेस्ट कवर है तो उस क्षेत्र में भी क्या होगा कि ये आर्द्रता जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब ये तो कारक हो गए, लेकिन अब इस कारक को जो मैंने बताया, इनको आर्द्रता जो होती है उसका मापन कैसे किया जाए, कि आर्द्रता को कैसे मापा जाए। तो आर्द्रता के मापन के प्रकार भी हैं। तो आर्द्रता के मापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे आर्द्रता मापी जाती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे।
तो आर्द्रता मापन के प्रकारों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से आर्द्रता का मापन किया जाता है, लेकिन आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये होती क्या है? तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए, वो कोई निश्चित आयतन हो, मतलब कि कोई एक मान लीजिए कंटेनर है, कोई निश्चित आयतन हो। मान लीजिए जैसे हमने ये कोई एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स का अगर मान लें इसका आयतन कितना है कि हम मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इसका आयतन हम मान लेते हैं। इस आयतन में 1 मीटर क्यूब इसमें टोटल जो है, इसमें जो एक तरीके से कह सकते हैं इसका जो आयतन टोटल इसका कितना है 1 मीटर क्यूब है। इसमें अगर जो हम इसमें नापें तो इसमें कुल उपस्थित नमी की मात्रा, मतलब इसमें वाष्प वगैरह कितनी है, वाष्प कितनी है इस जो एक कंटेनर के अंदर, जो वायु की जो मात्रा हम मान लेते हैं कितनी, टोटल 1 मीटर क्यूब के आसपास मैंने ये वाला क्षेत्र ले लिया इसमें। अब इसमें देखेंगे तो इसमें गैस भी होगी, जलवाष्प भी होगी, धूल भी होगी, सब कुछ मिला करके इसमें होगा। ये कोई 1 घन मीटर के आसपास हमने मान लीजिए वायु का भरा हुआ मैंने कंटेनर टाइप का ले लिया इसमें, या मान लीजिए ये सिर्फ आप वायु मान लीजिए इसमें। तो इसमें जो वायु की जो टोटल मात्रा आप देखेंगे तो इसमें वायु के जो निश्चित आयतन कितना मैंने लिया 1 मीटर क्यूब, लेकिन इस वायु में जलवाष्प की कितनी मात्रा है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जलवाष्प की मात्रा मैं मान लेता हूँ जैसे 500 ग्राम है, 500 ग्राम इसमें क्या जलवाष्प है। तो बस इसी का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, जो एक तरीके से कह सकते हैं वायु में निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसमें जितनी, मतलब कि इस 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 घन मीटर में कितनी जलवाष्प की मात्रा है, और जितनी जलवाष्प की मात्रा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। अभी हम बताएंगे आखिर इसमें, अभी हम इसमें आयतन की बात कर रहे हैं, अभी जब आएंगे विशिष्ट आर्द्रता में तो उसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें गैस है, जलवाष्प है, धूल है और ये पूरा वायु है, वायु में इसमें ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। अब इसमें वायु में निश्चित आयतन पर मान लीजिए इसका आयतन जो इसका था कितना है 1 मीटर क्यूब है, और इसमें जलवाष्प मतलब वाष्प की मात्रा कितनी 500 ग्राम है। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी, वाष्प का भार बटे आयतन। तो वाष्प का भार कितना हुआ, वाष्प का भार मैंने बताया 500 ग्राम, आयतन कितना हुआ 1 मीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 500 प्रति मीटर क्यूब। तो इसमें मतलब कि इस ये जो गैस थी या वायु थी, इसकी निरपेक्ष आर्द्रता कितनी हुई 500 मीटर प्रति क्यूब हो गई। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो का आयतन था और वाष्प कितनी थी 500 ग्राम, तो 500 ग्राम बटे 1 मीटर क्यूब, तो 500 प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा कि इसमें इतना होगा। बाकी आप इसमें 2 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर ले लीजिए, 10 मीटर क्यूब के आसपास जितना ले लीजिए, उसमें आर्द्रता का मापन करेंगे। जैसे मापेंगे कैसे, हाइग्रोमीटर वगैरह होते हैं, इनसे माप लिया जाता है। अब बात करेंगे विशिष्ट आर्द्रता की। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, तो विशिष्ट आर्द्रता होती है 1 किलोग्राम आर्द्र वायु, मतलब 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ये तो डिफिनेशन है, इतना आपको चाहें तो आप एग्जाम में आए हुए तो डिफिनेशन आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई 1 किलोग्राम वायु हमने ले ली, 1 किलोग्राम वायु ले ली, उसमें 1 किलोग्राम मतलब कितना 1000 ग्राम हो गया। अब इसमें 1 किलोग्राम वायु मैंने ले ली, अब इसमें देखना यह है कि इसमें कितने ग्राम वाष्प है, कितने ग्राम क्या है वाष्प है। तो मान लेते हैं हम इसमें कितनी 500 ग्राम वाष्प मान लेते हैं, 500 ग्राम वाष्प है, तो इसी को क्या होगा 500 ग्राम प्रति कितने 1000 या 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, मतलब इसकी जो विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगी वो हो जाएगी 500 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम या प्रति 1 किलोग्राम। अब इसमें और इसमें अंतर क्या, देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें आयतन की बात हो रही थी, इसमें जो है ये आयतन ना होकर के भार की बात हो रही, भार की बात, इसमें आयतन की बात हो रही थी कि वायु के निश्चित आयतन नापा जा रहा था। इसमें देखिए 1 मीटर क्यूब मैंने नापा था, इसमें मैंने 1 किलोग्राम लिया है। तो दोनों में अंतर यही है कि इसमें देखेंगे तो भार बटे आयतन, इसमें भार बटे भार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, भार बटे आयतन होता है निरपेक्ष आर्द्रता, और विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, भार बटे भार। अब देखिए इसमें मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम आर्द्र वायु ले ली है, 1 किलोग्राम क्या है आर्द्र वायु ले लिया। अब इसमें जब हम देखेंगे तो जलवाष्प की मात्रा कितनी है 500 ग्राम है, लेकिन इसका कुल भार मैंने बताया 1 किलोग्राम है, तो 500 विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगी जलवाष्प का भार बटे वायु का कुल भार, मतलब 500 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगी विशिष्ट आर्द्रता। अब इसमें से नेक्स्ट हम देखेंगे तो आएगी सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, आइए देखते हैं, डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में आइए देखते हैं कि होता क्या है। तो हालांकि डिफिनेशन परीक्षा में लिखने के पर्पज से आएगा, तब तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब उम्मीद करता हूँ पहले के तो आपको समझ में आ गए होंगे। भार बटे आयतन निरपेक्ष आर्द्रता, भार बटे बार क्या हो जाएगा, विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगी। अब आइए देखते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी के रिलेशन में है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ये सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, आइए देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर, मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर लीजिएगा और निश्चित आयतन, मतलब फिक्स कोई आयतन ले लीजिएगा। आइए देखते हैं, किसी निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य, मतलब अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई निश्चित ताप पर किसी वायु द्वारा, मतलब कोई एक तरीके से कह सकते हैं निश्चित आयतन वाली हवा में कितनी उसकी आर्द्रता सामर्थ्य है। आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब उसके अंदर क्षमता, कैपेसिटी कितनी है वो, और उसके बाद में उसमें कितनी आर्द्रता मौजूद है, उसी का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं। अब इसको समझेंगे, मान लीजिए जैसे आपका वजन उठाने, एक निश्चित ताप मान लेते हैं, ऐसे आपका वजन उठाने की क्षमता कितनी है। आपकी वजन उठाने की क्षमता मान लेते हैं जैसे 100 किलोग्राम आप वजन उठा लेते हैं, लेकिन आपने उठाया कितना वजन है, मान लीजिए आपने वजन उठाया है कितना, 30 किलो, तो 30/100 ये क्या होगी, सापेक्षिक आर्द्रता। लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणे 100 कर देंगे तो आप कितना, आप 30% आपकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी, आपकी क्षमता निकल आएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हुई, तो अभी मैंने बताया था आप कितनी आर्द्रता उसमें मौजूद है, आप कितना वजन उठा रहे हैं, लेकिन आपकी क्षमता कितनी, गुणे 100 कर देंगे। तो सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता, मतलब उसमें मौजूद आर्द्रता बटे उसकी कुल क्षमता, जितनी वो आर्द्रता में उसकी क्षमता धारण करने की, गुणे 100, यही सापेक्षिक आर्द्रता है। परसेंटेज में निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप इसमें कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने बताया निरपेक्ष आर्द्रता कितनी आ गई, अब मौजूद आर्द्रता 30 है और आर्द्रता सामर्थ्य कितनी है, इसमें मान लेते हैं 100 है, और गुणे में फिर परसेंटेज में निकालना हो तो 30% निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा, 30% इसकी सापेक्षिक आर्द्रता है। लेकिन यहाँ पर हमने बात क्या है, निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर फिक्स होगा तभी आएगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी मौजूद आर्द्रता, मतलब कि कह सकते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य, मतलब जो नमी धारण करने की क्षमता थी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बढ़ कैसे जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होती, हवा गर्म होती, तो उसके जो अणु या मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, इस वजह से उनके बीच में और भी नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। इस वजह से जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको और अच्छे समझिए। जैसे अब इसको समझ गए होंगे, किसी निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाली हवा। अब प्रश्न आ सकता है आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। आर्द्रता सामर्थ्य मतलब अत्यधिक नमी धारण करने की टोटल क्षमता, मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्षमता जो है टोटल होगी, वही आर्द्रता सामर्थ्य है। मतलब किसी हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता को हम लोग आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। लेकिन अभी प्रश्न आ जाए निरपेक्ष आर्द्रता, तो मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें क्या होगा कि मौजूद आर्द्रता बटे हवा की आर्द्रता सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य कितना है, गुणे 100 कर दीजिएगा, बस आंसर आपका सापेक्षिक आर्द्रता का आ जाएगा। प्रश्न आ जाए सापेक्षिक आर्द्रता निकालिए कितनी है, तो आप निकाल लेंगे। हमेशा परसेंटेज में निकलती है। आप लोग जब भी आप देखेंगे तो आपको किसी भी एरिया में, आज मान लीजिए कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको निकलती है कि नमी की मात्रा कितने परसेंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अभी आ जाएगा। मोबाइल पे भी आप देखते होंगे कि आज टोटल कितने, अभी आप देखते हैं ना कितने परसेंटेज ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी को लेकर के आपको जब भी आप देखेंगे तो आपको आता रहता है। अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं इसमें, तो इसमें देखेंगे तो ह्यूमिडिटी इस समय जो आज का दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 98% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है आज के दिन फिलहाल। तो इससे क्या होती है, आप पेपर में भी देखेंगे तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता वगैरह आपको दिखती है। क्यों, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता
से ही क्या होता है, वर्षा का आंकलन किया जाता है। वर्षा कब कब होगी, कैसे होगी, उसी के आधार पर मापते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो मतलब कि अगर जो हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तापमान, वाष्प की मात्रा, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांश, ये सब होते हैं जिनसे प्रभावित होती है। तापमान मैंने बताया तापमान प्रभावित करती है, वाष्प की मात्रा कितनी है वो भी, मतलब मैंने बताया मौजूद आर्द्रता कितनी, ये भी प्रभावित करेगी। ऊंचाई पर जाएंगे तब क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, आप बताइए, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी ऊंचाई पर जाने पर। इसीलिए हम लोग देखते हैं जैसे बारिश होने के लिए कम से कम 100% ह्यूमिडिटी, मतलब कि सापेक्षिक आर्द्रता चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी तब बारिश होगी। तो 100% होगी तभी बारिश होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे आप ऊंचाई पर जाने पर हवा ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी होती है तो हवा ठंडी होने पर उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंचती है, बारिश होने लगती है। तो उसकी, क्योंकि उससे ज़्यादा वो नमी नहीं धारण कर सकती, नमी धारण करने की क्षमता उसकी 100 किलोग्राम है। 100 किलोग्राम से ऊपर अगर जो उसमें और आर्द्रता डाल देंगे तो फिर क्या होगा, बारिश होना शुरू हो जाएगी। मतलब क्षमता उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको, आप अगर जो 100 किलोग्राम वजन उठा रहे हैं, 100 किलोग्राम वजन आपको उठाने की क्षमता है, लेकिन आप 100 किलोग्राम तक वजन उठा लिया, लेकिन 100 से ज़्यादा आपके ऊपर लाद दिया जाएगा तो आप गिर जाएंगे। उसी तरीके से बारिश में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, आर्द्रता में भी। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होती, 100 से ऊपर और उसमें जैसे ला देंगे तो पूरी की पूरी आर्द्रता के साथ बारिश होना शुरू हो जाएगी। बादल से जैसे आप गिर जा रहे थे, उसी तरीके से आर्द्रता भी नीचे गिरने लगी और बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टी बराबर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर जो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवात के बारे में। इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला चक्रवात क्या होता है, चक्रवातों की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वाताग्र क्या होता है, फ्रंट के बारे में। तो वाताग्र के बारे में बात करेंगे। वाताग्र के बाद शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आपको उस चक्रवात से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि आप किसी को भी चक्रवात के बारे में समझा देंगे कि चक्रवात कैसे आता है और कैसे बनता है, शीतोष्णकटिबंध कैसे आते हैं, उष्णकटिबंधीय कैसे आते हैं, आपको जुबान पे याद हो जाएगा। आप बिल्कुल तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे जो आपसे कोई पूछ लिया। तो चक्रवात का वीडियो आएगा जल्दी। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग इनको, अगर जो मान लीजिए कभी परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप लोग इन पर लिख लें। क्योंकि अगर जो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ तो होता है कि लोग कमेंट करते हैं कि इसके नोट्स कैसे बनाए जाए। तो आप लोग जो चीज़ें लिखी हैं उतना ही अगर जो नोट कर लेंगे तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। बाकी समझाने को तो आप समझा तो मैं रहा ही हूँ, तो दोनों काम हो जा रहे हैं। आप नोट्स चाहें तो बना भी सकते हैं और समझा भी मैं दे रहा हूँ। तो इसको आप नोट करते हैं। अगर जो आप सीरीज वाइज अगर इसको नोट करें तो आप लोग आगे इसको नोट भी करते हैं। इससे रिलेटेड आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चक्रवातों से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।